हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। आज डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉसेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स। चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन रूल्स। सबसे पहला रूल है प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस ऑफ नाउन। क्या कह रहे हैं कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था कि प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन होता है? नाउन। तो इस रूल में यही तो समझाया जा रहा है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है? पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस सेंटेंस को पढ़िए। रोहन फाउंड अ बैग, he picked it up and gave it to Rita, she threw it into the forest। तो यहाँ पर तीन ऐसे नाउन्स हैं जिनके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है। कौन कौन से? रोहन, बैग और रीटा। रोहन क्या है? थर्ड पर्सन। नंबर क्या है? सिंगुलर। जेंडर क्या है? मैस्कुलिन। केस क्या है? वर्ब से पहले आ रहा है। वर्ब से पहले कौन सी फॉर्म आती है? सब्जेक्टिव। ठीक है, केस क्या है? सब्जेक्टिव। ये पर्सन डिस्कस किया हमने, ये नंबर और ये जेंडर और ये केस। तो जब लास्ट वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट डिस्कस किया था तो वहाँ पे थर्ड पर्सन, सिंगुलर, मैस्कुलिन, सब्जेक्टिव केस में क्या था? ही। तो इसलिए रोहन के लिए क्या आ रहा है? ही। सिमिलरली अब बैग के लिए आप बताएंगे मुझे। बैग भी क्या है? थर्ड पर्सन, उसके बाद सिंगुलर, जेंडर क्या होगा? न्यूटर, और केस क्या है? वो आपके बाद में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो उस चार्ट में हमने थर्ड पर्सन, सिंगुलर, न्यूटर एंड ऑब्जेक्टिव केस किसे पढ़ा था? इट। इट की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम है, दैट्स वाई क्या यूज होगा बैग के लिए? इट। बट कौन सी फॉर्म में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, रीटा। रीटा भी क्या है? थर्ड पर्सन, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर क्या है? सिंगुलर। जेंडर क्या है? फेमिनिन। एंड केस क्या है? शी थ्रू, यानी कि वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। केस क्या है? सब्जेक्टिव। तो थर्ड पर्सन में ही हमने सिंगुलर, फेमिनिन, सब्जेक्टिव केस क्या पढ़ा था? शी। तो क्या यूज होगा? शी। तो समझ में आया? ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट था दैट प्रोनाउन मस्ट बी यूज अकॉर्डिंग टू द नाउन। तो नाउन का हमें क्या क्या ध्यान में रखना होता है? पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है व्हेन डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड विद अ वर्ब, ऑर्डर ऑफ यूजिंग दैम इज एज फॉलोइंग। क्या कह रहे हैं कि जब डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस यूज हुए हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों यूज हुए हैं या कोई दो यूज हुए हैं, तो उनको लिखने का ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें दो केस बनते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। पहले डिस्कस करेंगे सिंगुलर। सिंगुलर में ऑर्डर रहेगा 2, 3, 1, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। थर्ड पर्सन ही या शी। फर्स्ट पर्सन आई। हम सिंगुलर में बात कर रहे हैं तो लिखने की सीक्वेंस क्या रहेगी? 2, 3, 1। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में तीनों की ही बात हो रही हो। अगर आप दो की बात कर रहे हैं तो क्या सीक्वेंस रहेगी? सपोज सेकंड एंड फर्स्ट, तो 2, 1, ठीक है, या 3, 1, ठीक है, और क्या हो सकता है? 2, 3। क्लियर है? ये सीक्वेंस रहेगी। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स, तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। क्योंकि गुड मैनर्स यही कहती हैं कि जब कुछ हम अच्छा मेंशन कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने आप को सबसे एंड में रखेंगे। ठीक है, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। सपोज यहाँ पर आई नहीं है तो लिखेंगे यू एंड ही आर पार्टनर्स। सपोज ही नहीं है तो लिखेंगे यू एंड आई आर पार्टनर्स। सपोज यू नहीं है तो लिखेंगे ही एंड आई आर पार्टनर्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्लूरल केस के बारे में। प्लूरल में यही रूल हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है,
प्लूरल क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वी, सेकंड पर्सन यू, क्योंकि पढ़ा था हमने कि सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है, यू, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे, ठीक है। तो सेंटेंस अगर हम जैसे कोई बनाए तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वी, यू एंड दे कैन बाय दैट कॉम्प्लेक्स। प्लूरल में रूल है 1 2 3, वी, यू एंड दे कैन बाय दैट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सपोज वी नहीं है तो आएगा यू एंड दे, ठीक है, और यू नहीं है तो आएगा वी एंड दे, अगर दे नहीं है तो आएगा वी एंड यू। क्लियर है? यानी कि 1 2 1 3 2 3। क्लियर है? अब यहाँ पे जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि अगर जो स्टेटमेंट है वो कन्फेशनल है, यानी कि उसमें अपनी मिस्टेक को माना जा रहा है, ठीक है, या फिर अनप्लीजेंट एक्ट को मेंशन किया जा रहा है, तो वहाँ पर सिंगुलर के केस में भी रूल जो है वो 1 2 3 हो जाएगा। अभी हमने सिंगुलर के केस में तो पढ़ा था 2 3 1 है ना, और प्लूरल के केस में तो ऑलरेडी 1 2 3 है। पर अगर हम सेंटेंस में कोई मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर रूल सिंगुलर में भी 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। When the statement is confessional and some unpleasant act is mentioned, rule becomes 1 2 3 in case of singular as well. यही मैंने अभी बोला, ठीक है। सिंगुलर के केस में भी 1 2 3 हो जाएगा, कन्फेशनल स्टेटमेंट के केस में। एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से। इन 3 सेंटेंसेस को देखिए। यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी, तो क्या कह रहे हैं इसमें? एक अनप्लीजेंट एक्ट को मेंशन कर रहे हैं, दैट्स वाई सीक्वेंस क्या होगी? 1 2 3। तो यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, दैट्स वाई क्या आ रहा है? 2 3। यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। नेक्स्ट देखिए, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, तो इस ये क्या है? एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे भी क्या रूल लगना है? 1 2 3, बट 3 तो है ही नहीं, इसलिए 1 2, आई एंड यू। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यू एंड ही हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, तो यहाँ पे भी मिस्टेक के बारे में जिक्र हो रहा है, इसलिए अगेन रूल क्या रहेगा? 1 2 3। तो यहाँ पर 1 तो है ही नहीं, इसलिए ऑर्डर क्या रहेगा? 2 3, ठीक है। तो गुड मैनर्स भी यही कहती हैं, शिष्टाचार भी यही कहता है कि जब हम कुछ अनप्लीजेंट मेंशन कर रहे हैं, कोई मिस्टेक मेंशन कर रहे हैं, स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशनल है, तो खुद को सबसे पहले रखें, और अगर हम प्रेज कर रहे हैं तो खुद को सबसे बाद में रखें, ठीक है। तो यही वो रूल है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, when a possessive case refers to more than one noun or pronoun of different persons, it must be of the first person plural in preference to second and of the second person plural in preference to the third. पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर कुछ नहीं है, जो पीछे हमने रूल किया उसी से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना। क्या कह रहे हैं कि आप एक ही सेंटेंस में डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले सेंटेंस में यूज़ करने के बारे में सीखा, ठीक है। आप एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सनल प्रोनाउंस या कोई 2 पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं, और उसी सेंटेंस में आपको पॉजेसिव केस भी लिखना है, ठीक है। तो वो पॉजेसिव केस कौन सा होगा? इतना तो श्योर है कि प्लूरल में होगा, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आगे होगा कौन सा? वो क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू सेकंड। सेकंड की प्रेफरेंस में फर्स्ट होगा और थर्ड की प्रेफरेंस में सेकंड होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इन सेंटेंसेस को देखिए। यू, रमेश एंड आई हैव डन डैश ड्यूटी। यहाँ पे रमेश, यू क्या है? सेकंड पर्सन, रमेश क्या है? थर्ड पर्सन, चाहे यहाँ पे आप ही लगा लो, शी लगा लो, ठीक है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले तो देखो कि फर्स्ट रूल जो है वो ठीक से लगा है, जो भी हम पढ़ के आए थे कि नॉर्मल सेंटेंस में हम किस तरह से लिखते हैं, सिंगुलर में 2 3 1, तो 2 3 1 लिखा है, इतना तो ठीक है। अब आगे हमें पॉजेसिव केस यूज़ करना है। पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन लगा है तो नाउन से पहले क्या आता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करना है, कौन सा आएगा? फर्स्ट इन प्रेफरेंस टू सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे आई, इसलिए क्या आना है? आर। ये तो हमने अभी डिस्कस किया ना कि आना तो प्लूरल ही है, पर जब तक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तब तक हम आर लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
यू एंड हरी हैव वेस्टेड डैश टाइम। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है तो क्या लिखा था रूल में कि सेकंड इन प्रेफरेंस टू थर्ड, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, योर टाइम। यू एंड हरी हैव वेस्टेड योर टाइम। ठीक है, तो मान के चलो अब यहाँ पे हरी की जगह आई होता, यू एंड आई हैव वेस्टेड, अब क्या आता, फर्स्ट इन प्रेफरेंस टू सेकंड। ठीक है, तो फिर उस केस में क्या आता, आर टाइम। समझ में आया? तो इससे क्या समझ में आता है कि थर्ड पर्सन प्लूरल कब आएगा, देयर कब आएगा, जब सिर्फ थर्ड पर्सन की ही बात हो रही होगी। जैसे इस सेंटेंस में हरी एंड सीमा हैव स्पॉइल्ड देयर करियर, यहाँ पे देयर क्यों आ रहा है, क्योंकि हरी एंड सीमा दोनों ही थर्ड पर्सन है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, देयर। जब तक सेंटेंस में तीनों पर्सन है या कोई दो है पर उनमें आई प्रेजेंट है तब तक आर आना है। जब आई प्रेजेंट नहीं है तो क्या आएगा, योर। और इस हिसाब से थर्ड पर्सन कब आएगा, जब सिर्फ दो थर्ड पर्सन्स की बात हो रही है, वहाँ पे सेकंड पर्सन भी नहीं है, फर्स्ट पर्सन भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब तक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तब तक पॉजेसिव केस फर्स्ट पर्सन प्लूरल आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन प्लूरल आएगा। ठीक है, अगर दोनों ही नहीं है सिर्फ उसी केस में थर्ड पर्सन प्लूरल आएगा। समझ में आ गई? बस ये याद रखना, जब आप पॉजेसिव केस देख रहे हो तो वहाँ पे देखना है कि फर्स्ट पर्सन है तो आर आना है, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो योर आना है, अगर दोनों ही नहीं है तो देयर आना है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, when a pronoun is the subject of a verb it will be in nominative form even if two pronouns and one noun one pronoun are joined by any conjunction। क्या कह रहे हैं इस रूल में, अगर कोई प्रोनाउन वर्ब का सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। इतना तो हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ लिया था जब मैंने एग्जांपल दिया था, आई टीच हर, शी इज़ टॉट बाय मी, तो टीच से पहले आ रहा है तो आई आ रहा है। ठीक है, टॉट से पहले आ रहा है तो शी आ रहा है, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है। वर्ब से पहले अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। पर यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि अगर दो प्रोनाउंस किसी कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं या एक नाउन एक प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से जुड़ रहा है तब भी क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म होगी वर्ब से पहले। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं लिखूं, अब इन सेंटेंसेस को देखिए, ही वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट मंथ। इतना तो हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ लिया था कि अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ठीक है, इसलिए ही यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एंड कंजंक्शन लगी है, दो प्रोनाउंस ज्वाइन हो रहे हैं पर वर्ब से पहले आ रहे हैं, इसलिए कौन सी फॉर्म में होंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। यू एंड ही, नॉट यू एंड हिम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राम एंड आई गो टू स्टेडियम एवरी डे। यहाँ पे क्या है कि एक नाउन है एक प्रोनाउन है पर वर्ब से पहले आ रहे हैं, इसलिए कौन सी फॉर्म होगी, सब्जेक्टिव फॉर्म। दैट्स वाई क्या आ रहा है यहाँ पे, आई, ना कि राम एंड मी गो टू स्टेडियम एवरी डे। ठीक है, राम एंड आई। साथ में वो वाला रूल भी ध्यान रखना है कि ठीक से यूज़ हुआ है, 2 3 1 1 2 3 वाला सिंगुलर है। ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, दैट्स वाई 2 3 1। ठीक है, 2 and 3, 1 है ही नहीं तो 2 and 3 यहाँ पे भी। ठीक है, 3 and 1। ठीक है, क्लियर है? तो जो रूल कर लिया है वो उसको साथ साथ चेक करते रहना कि ठीक यूज़ हुआ है। चलिए, ये समझ में आ गया ना कि वर्ब से पहले आ रहा है प्रोनाउन तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, भले ही दो प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं या एक नाउन एक प्रोनाउन यूज़ हो रहा है किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ के। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, if a pronoun is the object of a verb, it will be in objective form even if two pronouns and one noun and one pronoun are joined by any conjunction। ये जो हमने अभी रूल किया उसका ऑपोजिट है। ठीक है, इसमें आप कह रहे हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, जैसे वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म आती है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ठीक है, भले ही किसी कंजंक्शन से दो प्रोनाउन या एक नाउन एक प्रोनाउन ज्वाइन हो रहा हो, फिर भी अगर वर्ब के बाद में आ रहा है तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं,
जैसे मैं लिखूं ये सेंटेंस देखिए, शी गेव मी अ बुक, ये तो हम अभी पढ़ के आए कि वर्ब से पहले क्या आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ब के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी प्रोनाउन की, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, गेव के बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, मी, नॉट आई। इतना तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। अब बात कर रहे हैं कि दो प्रोनाउंस या फिर एक नाउन एक प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं तब भी वर्ब के बाद में कौन सी फॉर्म होती है प्रोनाउन की, ऑब्जेक्टिव। जैसे आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सिलेक्टेड हर एंड मी टू रिप्रेजेंट आवर स्कूल इन द कंपटीशन। प्रिंसिपल ने सेलेक्ट किया, ठीक है, आगे ये दोनों क्या है, वर्ब के बाद में आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, शी एंड आई नहीं आएगा, क्या आएगा, हर एंड मी। ठीक है, और ठीक यूज़ हुआ है 3-1, 2-3-1 रूल होता है तो 3-1। ठीक है, उस हिसाब से तो ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हर मदर इन्वाइटेड रोहित एंड मी टू लंच। ठीक है, तो इन्वाइटेड वर्ब के बाद में आ रहा है प्रोनाउन। ठीक है, एक नाउन है एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन कौन सी फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। रोहित एंड आई नहीं, रोहित एंड मी। अगेन यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, 3 and 1। ठीक है, क्लियर है। ये बड़े बेसिक से रूल्स थे कि वर्ब से पहले आ रहा है तो वट एवर माइट बी द केस, चाहे दो प्रोनाउंस हैं, चाहे एक नाउन है, चाहे एक प्रोनाउन है, ठीक है, कंजंक्शन से जुड़े हैं, तब भी कौन सी फॉर्म रहेगी, सब्जेक्टिव। अगर वर्ब के बाद में आ रहा है तो कौन सी फॉर्म होगी, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स रूल्स। अभी तक तो हम बेसिक ही कर रहे थे, अब डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स रूल्स। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, पर वर्ब के साथ साथ प्रेपोजिशंस के बाद में भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। अगर हम कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं प्रेपोजिशन के बाद में तो वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी। तो बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है, तो इसीलिए कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यू एंड मी, नॉट यू एंड आई। यू तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम है, ठीक है, पर यहाँ पे मी आएगा, आई नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन प्रेपोजिशन के बाद हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, दीज गिफ्ट्स आर फॉर मी। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, बिटवीन भी क्या था, प्रेपोजिशन, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ हो रही थी। यहाँ पे भी क्या फॉर्म यूज़ होगी, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, उसी तरह प्रेपोजिशंस के बाद में भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, लाइक, अनलाइक, लेट, एक्सेप्ट, बट, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद में प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, लाइक, अनलाइक, लेट तो वर्ब है, वर्ब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनके बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। पर अगर लाइक, अनलाइक एज प्रेपोजिशन यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में, तब भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद में प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। अब जैसे इन दो सेंटेंसेस में फ़र्क देखिए, शी लाइक्स मी। ठीक है, सिमिलरली माई डॉटर लुक्स लाइक मी। ऊपर वाले सेंटेंस में लाइक का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, शी लाइक्स मी। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे एज वर्ब काम कर रहा है। ठीक है, तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म, दैट्स वाई मी। नीचे वाले सेंटेंस में ये जो लाइक वर्ड है वो कैसे काम कर रहा है, एज प्रेपोजिशन। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, प्रेपोजिशंस एंड वर्ब्स के बाद में प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, दैट्स वाई माई डॉटर लुक्स लाइक मी। क्लियर है। अब जैसे लेट का एग्जाम्पल करता है, लेट यू एंड मी गो फॉर पार्टी टुनाइट। तो लेट यूज़ हुआ है। ठीक है, लेट के बाद में प्रोनाउन कौन सी फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। यू को देख के कंफ्यूज नहीं होना, यू की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, पर ध्यान रखना है कि लेट के बाद में प्रोनाउन अपनी कौन सी फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मी, आई नहीं। ठीक है, लेट यू एंड मी गो फॉर पार्टी टुनाइट। सिमिलरली एक्सेप्ट से एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही या हिम। बताओ क्या आएगा, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट
कैसे काम कर रहा है एज प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन के बाद में कौन सी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्टिव, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, हिम। चलिए अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, उसमें मुझे बताना क्या आएगा। सेंटेंस है लेट ही या हिम हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्या आएगा यहाँ पे, ही आएगा या हिम आएगा। अभी हम पीछे लेट के बारे में पढ़ के आए हैं कि लेट के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट क्या है, ये वर्ड यहाँ पे जो भी आएगा ही या हिम, ठीक है। अगर आगे एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो कौन सी फॉर्म में होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में। यहाँ पे कैन वर्ब लगी है, वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। और अगर लेट को देखें तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, वैसे तो यहाँ पे ही या हिम में से कुछ आना ही नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा सुटेबल तो यहाँ पर है एनीवन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेट एनीवन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। जो भी इसका आंसर कर सकता हो उसे करने दो, ठीक है। एनीवन इज मोस्ट सुटेबल, पर सपोज एनीवन ऑप्शंस में ही नहीं है, हमें ही या हिम में से ही कुछ सिलेक्ट करना है। तो ऐसे में हम प्रेफरेंस किस रूल को देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन वाले रूल को। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जो है वो कभी भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। और हम ध्यान दें आगे एक्शन परफॉर्म हो रहा है और अभी हमने पढ़ा था कि वर्ब से पहले कौन सी फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी रेयर ही आता है जहाँ पे दो रूल्स मिक्सअप हो रहे हैं और देखना हो कि किसको प्रेफरेंस दी जाएगी। पर अगर ऐसा आता है तो आपने ध्यान रखना है कि हम रिलेटिव प्रोनाउन वाले पॉइंट को इम्पोर्टेंस देंगे और साथ में वर्ब से पहले यूज़ करना है, वर्ब से पहले। ये तो बेसिक सा पॉइंट है कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म आनी है, ठीक है। चलिए इसी तरह अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बट के बारे में। अब जैसे मैं लिखूं आई went to meet her but she was not at home, ठीक है। बट यूज़ हो रहा है, पर आप कहेंगे यहाँ भी तो बोला था कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, पर यहाँ तो सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है। बट यहाँ पे बट एज प्रपोजिशन काम नहीं कर रहा। यहाँ पे बट कैसे काम कर रहा है, एज कंजंक्शन, सेंटेंस के इस पार्ट को उस पार्ट से जोड़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, जब बट एज प्रेपोजिशन यूज़ होगा, ठीक है, अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, अगर वर्ब से बाद में आ रहा है तब ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, ठीक है। अब इन दो सेंटेंसेस को देखिए, एवरीवन बट शी न्यू द आंसर, एवरीवन वाज देयर बट मी। एक तो अगर बट का मीनिंग समझ में ना आए, कंफ्यूजन हो रही हो कि बट का क्या मीनिंग है, तो बट जब एज प्रेपोजिशन यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट बोल के देखिए तो बेटर समझ में आ रहा होगा, एवरीवन एक्सेप्ट शी न्यू द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट मी, ठीक है, मेरे अलावा हर कोई वहाँ पे था, ठीक है। एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट मी वर्ब के बाद में आ रहा है, इसलिए कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो आपको समझ में आया बट के बारे में। सबसे पहले तो बट एज कंजंक्शन भी यूज़ होता है, एज प्रेपोजिशन भी यूज़ होता है। एज कंजंक्शन यूज़ हुआ है तो फिर वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने की वजह से वहाँ पे प्रोनाउन अगर यूज़ हो रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अगर एज प्रेपोजिशन यूज़ हो रहा है तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि वहाँ पे उसका मीनिंग है एक्सेप्ट। दूसरा, अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म, अगर वर्ब से बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये कुछ वर्ड्स थे लाइक, अनलाइक, लेट, बट, एक्सेप्ट। इनके बाद में जो प्रोनाउन होता है वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो माइंड में रखनी है। जैसे लेट का ही केस था, लेट के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि अगर प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होता है। वो एक एक्सेप्शनल केस था, वैसे तो वहाँ पे प्रेफरेंस एनीवन को दिए जानी चाहिए, पर अगर कोई प्रोनाउन यूज़ करना ही था उस सेंटेंस में तो हम वहाँ पे कौन से रूल को प्रेफरेंस देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कभी भी प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं देन और एज के बारे में। देन और एज के बाद प्रोनाउन अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि हम कंपेयर किसे कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को।
जब सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, अगर ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए, यू आर बेटर देन आई या मी, क्या आएगा? आई आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू और आई में कंपैरिजन हो रहा है। देन और एज कंपैरिजन के लिए ही तो यूज़ होते हैं। तो अगर कंपैरिजन दो सब्जेक्ट्स में होगा तो हम सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे प्रोनाउन की, ठीक है। यहाँ पे यू एंड आई दो सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? आई। वैसे तो यहाँ पे आना चाहिए आई एम। अगर हम यहाँ पे एम लिखें तो बेटर क्लियर हो रहा है कि आई आना है, ठीक है, और बेटर क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है? एज सब्जेक्ट। दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू एंड आई। पर एम नहीं लिखा रहता, इसीलिए कन्फ्यूज़न होता है कि सब्जेक्टिव फॉर्म होगी या ऑब्जेक्टिव। पर हम चेक करेंगे कि वो एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ है या ऑब्जेक्ट, उसी के बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है। और वैसे यहाँ पे एम आना चाहिए, क्योंकि हम वर्ब को रिपीट तब नहीं करते जब सेम आना हो। पर यहाँ पर तो आर है तो इधर आर नहीं आना है ना, इधर एम आना है, तो लिखना चाहिए। बट मॉडर्न ग्रामर में नहीं लिखते, पर फॉर्म प्रोनाउन की सही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सुमित इज एज फास्ट एज आई या मी। अब यहाँ पे भी दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसीलिए क्या आएगा? इधर आई। अगेन यहाँ पे एम होना चाहिए। अगर यहाँ पर होता सुमित इज एज फास्ट एज शी या हर, आता शी। अब यहाँ पे इज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ सुमित के साथ इज वर्ब लगा है वहीं शी के साथ भी इज वर्ब ही आनी है, ठीक है। तो शी तक ही सेंटेंस कंप्लीट है। पर अगर आई लगा है तो ग्रामेटिकली देखें तो उसके बाद एम आना चाहिए, ठीक है। पर मॉडर्न ग्रामर में और स्पेशली एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज करने के लिए उसके बाद वर्ब नहीं लगी होती, इसीलिए हमें लगता है कि शायद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। बट नो, अगर दो सब्जेक्ट्स में कंपैरिजन हो रहा है तो देन और एज के बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी या आई। एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही ठीक है, क्योंकि सेंटेंस कुछ ऐसा है कि मी से भी मीनिंगफुल बन रहा है, आई से भी मीनिंगफुल बन रहा है। ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, पहले डिस्कस करते हैं मीज़ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने वाला एक ही है, ही रिस्पेक्ट का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। यू एंड मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, कि ही जो है वो तुम्हारी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है मुझसे। अगर हम अब आई से बनाएं सेंटेंस तो इसका मीनिंग है ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई रिस्पेक्ट यू। ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई रिस्पेक्ट यू। तो यहाँ पे अगर हम आई लगाते हैं तो इसका मतलब है कि यू ही अब सिर्फ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और ही एंड आई दोनों एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं रिस्पेक्ट का, कि मैं जितनी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये सेंटेंस ऐसा था कि जिसमें देन के साथ चाहे आप सब्जेक्टिव लगा लें तब भी सेंटेंस मीनिंगफुल था, अगर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएं तब भी सेंटेंस मीनिंगफुल था। इसीलिए आप हमेशा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी या ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई लव यू एज मच एज ही या हिम। अगेन ये भी ऐसा सेंटेंस है जिसके साथ ही भी मीनिंगफुल है, हिम भी मीनिंगफुल है। पहले डिस्कस करते हैं ही के साथ। आई लव यू एज मच एज ही। अगर हम ही लगा रहे हैं तो यानी कि यू ही ओनली ऑब्जेक्ट है और ही भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया आई लव यू एज मच एज ही लव्स यू, ठीक है। तो दोनों एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आई एंड ही। यू ही सिर्फ ऑब्जेक्ट है, इसमें कह रहे हैं कि आई लव यू एज मच एज ही लव्स यू, मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना वो तुमसे प्यार करता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हिम से। आई लव यू एज मच एज हिम। तो यहाँ पर यू एंड हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, एक्शन परफॉर्म सिर्फ आई ही कर रहा है लव का। इसमें है कि आई लव यू एज मच एज हिम, मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना उससे, ठीक है। तो यू एंड हिम क्या हुए? ऑब्जेक्ट।
तो आपने देखा कि इसमें एज के साथ सब्जेक्टिव फॉर्म भी आई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आई, दोनों ही केसेस में सेंटेंस जो था वो मीनिंगफुल बन रहा था। तो आप सेंटेंस को पढ़ के ही डिसाइड कर सकते हैं कि देन और एज के बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगी या ऑब्जेक्टिव फॉर्म। डिपेंड करेगा कि वहाँ पर वो जो हमने प्रोनाउन यूज़ करना है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म, अगर एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, रूल नहीं डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये रूल मैंने ऑलरेडी नाउन में करा रखा है, तो यहीं पे आपका टेस्ट हो जाएगा कि याद है या नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए। द फ्लीट विल रीच इट्स या देयर डेस्टिनेशन इन अ वीक। क्या आएगा? इट्स आएगा या देयर आएगा? हमने डिस्कस किया था कि फ्लीट क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कब उसके साथ में जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, कब उसके साथ में जो प्रोनाउन है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। बताइए क्या आएगा? क्या कंसेप्ट डिस्कस किया था हमने? यही ना कि जब हम किसी कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं तब हम उसके साथ में क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, पर अगर हम उस कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की इंडिविजुअली बात करते हैं और उनमें डिसएग्रीमेंट नज़र आता है तो हम वहाँ पे प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं? प्लूरल। ठीक है, तो मैंने आपको हिंदी में भी कंसेप्ट समझाया था कि अगर वहाँ पे हो कि अपनी अपनी, ठीक है, अपनी अपनी की सेंस में कलेक्टिव नाउन यूज़ हुआ है तो हम प्लूरल यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे मीनिंग आ रहा है सारे तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंगुलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं द फ्लीट विल रीच इट्स या देयर डेस्टिनेशन इन अ वीक। क्या मीनिंग आ रहा है कि सारे अपने डेस्टिनेशन पे इन अ वीक पहुँचेंगे या अपने अपने डेस्टिनेशन पे इन अ वीक पहुँचेंगे? अपनी अपनी की सेंस तो नहीं है ना, सारे एज अ सिंगल यूनिट बात कर रहे हैं हम, इसलिए क्या आएगा? इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग इट्स या देयर सीट्स। क्या मीनिंग है यहाँ पे? सारे सीट्स या अपनी अपनी सीट्स? अपनी अपनी की सेंस में यूज़ हुआ है, यानी कि हम कमेटी के सारे मेंबर्स की इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा? देयर। क्लियर है? ये रूल हमने नाउन्स में भी किया था और वहाँ पे मैंने काफ़ी एग्जांपल्स भी करवाए थे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं और, आइदर और एंड नाइदर नॉर के बारे में। और, आइदर और एंड नाइदर नॉर। When two singulars are joined by either or, neither nor or, ठीक है, in that case verb and pronoun will be singular। ठीक है, ये तो बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये तो हमने नाउन में भी पढ़ा था कि अगर आइदर और, नाइदर नॉर और के साथ में दो नाउन्स जुड़ते हैं तो वहाँ पर वर्ब और प्रोनाउन क्या आता है? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, आइदर और के साथ में दो सिंगुलर यूज़ हो रहे हैं तो क्या आ रहा है? हैज़ लॉस्ट हिज पेन। ठीक है, इसी केस में अगर यहाँ पर आदित्य की जगह सपोज कुछ और होता, कविता होता, ठीक है, तो हम कैसे लिखते? आइदर रवि और कविता हैज़ लॉस्ट, कैसे लिखते? हैज़ लॉस्ट हिज और हर पेन। ठीक है, तो उस केस में सेंटेंस ऐसे लिखा जाता, आता सिंगुलर ही, पर वहाँ पे हम डिफरेंट जेंडर के दो नाउन्स को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हिज और हर दोनों यूज़ होगा। इतनी बात समझ में आई? आना सिंगुलर ही है। अब बात करते हैं, अगर हम आइदर और नाइदर नॉर और के साथ में एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन यूज़ कर रहे हैं या प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आगे फर्दर पॉजेसिव प्रोनाउन और वर्ब कैसे यूज़ होंगे? अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मैं लिखूँ, ना प्रिंसिपल ना ही टीचर अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर अभी हमने क्या डिस्कस करा कि और, आइदर और नाइदर नॉर के साथ में जब हम दो सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस को ज्वाइन करते हैं तो वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो सिंगुलर आता है। पर अगर हम एक सिंगुलर एक प्लूरल को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट होता है। अब यहाँ पे वर्ब के नियरेस्ट क्या है? टीचर्स, जो कि प्लूरल में है, इसलिए वर्ब क्या आ रही है? प्लूरल वर, और आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज़ हुआ है? प्लूरल।
ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि आइदर और नाइदर नॉर के केस में अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल है तो वर्ब और आगे फर्दर जो पॉसेसिव केस होगा वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट होगा। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूँ, आप मुझे बताइएगा क्या आएगा। अच्छा हाँ, किसी किसी बुक में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर प्लूरल यूज़ हो रहा है तो वो बाद में ही आएगा। ठीक है, मतलब टीचर्स बाद में ही आएगा, इधर नहीं आ सकता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। प्लूरल फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि प्लूरल बाद में ही लिखना है। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखती, neither the teachers nor the principal, तो क्या आता, was supporting his students। हिज ही क्यों लगा रहे हैं, हर क्यों नहीं लगा रहे, ये हमने नाउन इन द जेंडर में पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्या है, कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन के साथ अगर जेंडर स्पेसिफाइड ना हो तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, मैस्कुलिन को। हाँ, पर अगर सेंटेंस ऐसा हो, अब बताना क्या आएगा, हिज या देयर। मिस्टेक क्लियर है, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट आना है। नियरेस्ट क्या है, फ्रेंड्स, इसलिए क्या आएगा, देयर मिस्टेक। ठीक है, नाइदर सक्षम नॉर हिज फ्रेंड्स एडमिटेड देयर मिस्टेक। इस केस में प्लूरल जो है वो बाद में ही आएगा। ठीक है, नाइदर हिज फ्रेंड्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बताएंगे तो सही पहले हिज किसके लिए आया है, किसके लिए आया है, सक्षम के लिए। ठीक है, दैट्स वाई हिज फ्रेंड्स बाद में ही आएगा। पर वहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं था। ठीक है, तो हम टीचर्स पहले भी लिख सकते थे, टीचर्स बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पहले लिखेंगे तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसिपल फिर बाद में हो जाएगा। अगर टीचर्स बाद में लिखेंगे तो फिर वहाँ पे प्लूरल आएगा। तो समझ में आ गया आपको कंसेप्ट आइदर और नाइदर नॉर का। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस करते हैं। जैसे मैं लिखूँ, क्या आएगा यहाँ पे बताओ, हैज़ या हैव राम और हिज पेरेंट्स कम। क्या राम और उसके पेरेंट्स आ गए, क्वेश्चन में बना रहे हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव है, वर्ब किसके नज़दीक है, राम के। दैट्स वाई क्या आएगा, हैज़ राम और हिज पेरेंट्स कम। अगर हम इसी को क्वेश्चन में न बनाए, ऐसे लिखें, राम और हिज पेरेंट्स, अब क्या आएगी वर्ब, प्लूरल, हैव कम, क्योंकि अब किसके नज़दीक पड़ रही है, पेरेंट्स के। समझ में आया। चलिए एक सेंटेंस और लिखती हूँ, जैसे आइदर यू और आई, क्या आएगा, आर या एम रॉन्ग। क्या आएगा, या तो तुम गलत हो या मैं गलत हूँ। आइदर यू और आई, आर या एम रॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट क्या है, आई, इसलिए क्या आना है, एम। समझ में आया। अगर यहाँ पे दे होता तो क्या आता, आर। ठीक है, अगर यहाँ पे ही होता तो क्या आता, इज। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट कि अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तो उस केस में हम और आइदर और नाइदर नॉर के साथ में अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट यूज़ करते हैं, वर्ब भी और पॉसेसिव केस भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड each or every is used before the first one or before both. In that case we use singular verb and singular possessive case. ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर and के साथ में दो सिंगुलर्स ज्वाइंट है, ठीक है, और मैं each भी यूज़ कर रही हूँ या every यूज़ कर रही हूँ, या तो फर्स्ट वन के आगे या दोनों के आगे। ठीक है, तो उस केस में आगे जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर, और जो पॉसेसिव केस होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर। इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे मैं लिखूं, ईच मैन एंड वुमन शुड सपोर्ट देयर हिज या हर फेलो बींग्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर तो किसी केस में नहीं आना। अभी हमने डिस्कस क्या किया, ये डिस्कस किया कि अगर एंड के साथ में टू सिंगुलर
नाउन्स ज्वाइन हो रहे हैं और उनके आगे ईच या एवरी यूज़ हो रहा है, दोनों के आगे यूज़ हो रहा है या फर्स्ट वन के आगे यूज़ हो रहा है, तो जो आगे वर्ब आएगी और जो पॉजेसिव केस आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो देयर तो किसी केस में नहीं आना, अब हिज आना है या हर आना है। जनरली तो हम क्या लगाते हैं, मैस्कुलिन लगाते हैं, बट यहाँ पे एक साइड मैन है एक साइड वुमेन है, यानी कि 2 डिफरेंट जेंडर्स की बात हो रही है। जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया था रवि और कविता का, तो वहाँ पे भी हम हिज और हर दोनों लिख रहे थे। यहाँ पे भी इस केस में हम हिज और हर दोनों लिखेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा सेंटेंस, हिज और हर फेलो बींग्स। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, every student and every teacher was in his या her या their uniform। their तो नहीं आना, ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हो चुका है। अब मुझे बताओ his आना है या her आना है। ठीक है, every student and every teacher, स्टूडेंट और टीचर क्या है, कॉमन जेंडर नाउन। अगर जेंडर स्पेसिफाइड ना हो तो हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, मैस्कुलिन को। ये हमने पढ़ा था नाउन इन द जेंडर में, दैट्स वाई क्या आएगा, हिज यूनिफॉर्म। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सच एज के बारे में। सच एज के बाद में जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ होता है। अब जैसे एग्जांपल है, शी वुड नॉट मैरी अ मैन सच एज ही। अगर इसी सेंटेंस को हम लिखते अ मैन ना लगाते बीच में, तो आता शी वुड नॉट मैरी हिम, है ना, तो हिम आता। फिर वहाँ पे ही क्यों आ रहा है, क्योंकि सच एज का मतलब क्या होता है, लाइक मतलब फॉर एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पर अ मैन तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, पर हम आगे फर्दर उस मैन का एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, दैट्स वाई ही। और सच के साथ में दैट भी यूज़ होता है, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है the complement of verb be when expressed by a pronoun it must be in subjective form। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बहुत शुरू की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस अधूरा होता है। ठीक है, तो जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, इफ़ आई वर ही या हिम आई वुड टीच देम अ लेसन। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं उन्हें सबक सिखा देती। ठीक है, इफ़ आई वर ही या हिम। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट में अगर प्रोनाउन को यूज़ करना है तो वो अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि सेंटेंस उसके बिना अधूरा है। इफ़ आई वर व्हाट, इफ़ आई वर इनकम्प्लीट है, आगे मुझे प्रोनाउन यूज़ करना है, तो वो कौन सी फॉर्म में होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में। वर क्या है, बी की फॉर्म। समझ में आया? क्या रूल समझा रहे हैं यहाँ पे कि अगर बी वर्ब की कोई फॉर्म यूज़ हुई है और वहाँ पे एज कॉम्प्लीमेंट हमें कोई प्रोनाउन यूज़ करना है, यानी कि उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उस केस में वो प्रोनाउन कौन सी फॉर्म में होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इट जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और उसके बाद में बी वर्ब की कोई फॉर्म आ रही है, तो आगे जो नेक्स्ट प्रोनाउन होगा वो अपनी कौन सी फॉर्म में होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में। इसका बड़ा बेसिक सा अगर हम एग्जांपल लें तो इट इज़ आई होगा, ना कि इट इज़ मी। इट इज़ आई, हम अक्सर बोलते हैं इट्स मी, बट ग्रामेटिकली अगर करेक्ट देखा जाए तो क्या है, इट्स आई, इट इज़ आई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इट अगर एज सब्जेक्ट काम करता है और उसके बाद में बी वर्ब की कोई फॉर्म लगी हो तो उसके आगे जो नेक्स्ट प्रोनाउन होगा वो अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, इट विल बी ही या हिम हु इज गोइंग टू विन। बताइए क्या आएगा, इट विल बी ही या हिम हु इज़ गोइंग टू विन, क्या आएगा। अभी हमने क्या रूल पढ़ा, इट एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ हुआ है और उसके बाद में बी की कोई फॉर्म आ रही है और बी यूज़ हुआ है सेंटेंस में, तो आगे जो नेक्स्ट प्रोनाउन होगा वो अपनी कौन सी फॉर्म में होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए क्या आएगा, ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इसी रूल में रिलेटिव प्रोनाउन को लेके। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता, इसीलिए हिम यहाँ नहीं आ सकता। इस रूल
से भी नहीं आ सकता और इस रूल से भी नहीं आ सकता। दैट्स वाई दोनों तरीके से सब्जेक्टिव फॉर्म ही आनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है वो इसी की एक्सप्लेनेशन है। ये पॉइंट वैसे हम पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, और कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इट के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर बी वर्ब की कोई फॉर्म यूज़ हुई है और उसके बाद में रिलेटिव प्रनाउन आ रहा है, तो उस रिलेटिव प्रनाउन का एंटीसीडेंट जो है वह कौन सी फॉर्म में होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ आई या मी हु एम टू ब्लेम। क्या डिस्कस किया था हमने अभी कि बी वर्ब की कोई फॉर्म आ रही है, इज़ लगा है, उसके बाद में रिलेटिव प्रनाउन आ रहा है, तो उस रिलेटिव प्रनाउन का एंटीसीडेंट कौन सी फॉर्म में होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में। क्या आएगा, आई। और ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आगे का पूरा सेंटेंस जो है उस रिलेटिव प्रनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग चलता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एम टू ब्लेम, ठीक है। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम नहीं लगाना है, इट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है सेंटेंस। सेंटेंस रिलेटिव प्रनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग चलता है जो कि आई है, इसीलिए यहाँ पे क्या आना है, एम। समझ में आया? चलिए अब जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूँ, वॉज इट शी या हर हु डिड इट फॉर यू, क्या आएगा, शी आएगा या हर आएगा, ठीक है। बी वर्ब की फॉर्म लगी है, वॉज बी की फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए क्या आएगा, वॉज इट शी हु डिड इट फॉर यू। समझ में आया, क्लियर है? और इस चीज़ को आप यहाँ से भी तो समझ सकते हो कि डिड का एक्शन शी तो परफॉर्म कर रही है, इसलिए सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, दैट्स वाई क्या आएगा, शी। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होती ही नहीं है, ठीक है। और बी की अगर कोई फॉर्म लगी है और उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन है, तब भी उसका एंटीसीडेंट जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, when two or more pronouns are used in apposition of a word or group of words working as subject, then that pronoun will also be in subjective form। क्या कह रहे हैं कि दो और दो से ज़्यादा प्रोनाउंस जो हैं वो एपोजिशन में यूज़ हुए हैं, किसके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले भी हमने एपोजिशन वाला रूल किया था, वहाँ पे एक नाउन के एपोजिशन में दो या दो से ज़्यादा नाउन्स आ रहे थे। यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के एपोजिशन में दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यूज़ हुए हैं। और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो कैसे काम कर रहा है, एज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के एपोजिशन में आ रहे हैं प्रोनाउंस, तो वो प्रोनाउंस भी कौन सी फॉर्म में होंगे, सब्जेक्टिव, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लिखूँ, द टू ऑफ अस ही एंड आई डिड नॉट अग्री टू हर प्रपोजल। तो यहाँ पर द टू ऑफ अस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्किंग एज व्हाट, एज सब्जेक्ट। उसके एपोजिशन में क्या यूज़ हुए हैं, दो प्रोनाउंस, तो वो भी कौन सी फॉर्म में होंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ रहा है, ही एंड आई, नॉट हिम एंड मी। और ठीक ऑर्डर में यूज़ किया है 2 3 1, तो 2 तो है नहीं, तो 3 1, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे भी नोटिस कर सकते हो कि बाद में वर्ब लगी है, डिड नॉट अग्री, अग्री वर्ब लगी है, दैट्स वाई वर्ब से पहले यूज़ करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है, सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट के ही एपोजिशन में यूज़ हो रहे हैं, इसलिए सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, ठीक है। हर तरीके से सब्जेक्टिव फॉर्म ही आनी है, ठीक है। चाहे ये वाला रूल नोट कर लो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, जिरेंट्स के बाद में प्रोनाउन जो है वो अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। लास्ट वीडियो में जो हमने रूल डिस्कस किया था उससे इसको कंफ्यूज नहीं करना है। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जिरेंट का सब्जेक्ट जो होता है वो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जिरेंट के बाद में अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो कौन से फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे विजिटिंग दैम वॉज डिलाइटफुल, ठीक है, उनसे मिलने जाना वॉज डिलाइटफुल, ठीक है। मिलने जाना, ना में एंडिंग हो रही है, ठीक है, दैट्स वाई जिरेंट है। जिरेंट के बाद में कौन सी फॉर्म में होगा प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे विजिटिंग का एक्शन जो है वो देम नहीं परफॉर्म कर रहे, ठीक है, इसलिए देम जो है वो किस में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में।
सिमिलरली मीटिंग हर वॉज नॉट प्लीजेंट, उससे मिलना प्लीजेंट नहीं था, ठीक है। तो मीटिंग का एक्शन वो नहीं परफॉर्म कर रही, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस मीटिंग क्या है, मिलना, ना में एंडिंग, तो जिरेंट के बाद में प्रोनाउन अपनी कौन सी फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव के पहले अगर प्रोनाउन आ रहा है वो भी अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, इन्फिनेटिव के अगर बाद में प्रोनाउन आ रहा है वो भी अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। इन्फिनेटिव होता क्या है, टू प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब, वर्किंग एज नाउन। अब जैसे मैं सेंटेंस लिखूं तो यहाँ पे आई होप टू मीट हिम सून, आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर, ठीक है। मेन वर्ब कौन सी है, होप, और रिक्वेस्टेड कौन परफॉर्म कर रहा है, आई, ठीक है, दैट्स वाई सब्जेक्टिव फॉर्म में। टू मीट और टू कम की तो सिर्फ बात हो रही है, यानी कि एज नाउन काम कर रहे हैं, एज इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव के बाद में अगर हमें प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो कौन सी फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि हिम एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होप का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी रिक्वेस्ट का एक्शन हर नहीं परफॉर्म कर रही, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई इन्फिनेटिव के पहले भी और इन्फिनेटिव के बाद में भी कौन सी फॉर्म होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, टू प्लस फर्स्ट फ्रॉम द वर्ब वर्किंग इज नाउन। तो जब उस वर्ब का एक्शन ही नहीं परफॉर्म हो रहा है तो इसीलिए इन्फिनेटिव के पहले और बाद दोनों कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं टू प्लस बी की। टू प्लस बी भी क्या है, इन्फिनेटिव। इसका केस अलग है, ठीक है। टू प्लस बी के साथ में सब्जेक्टिव फॉर्म भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आ सकती है। कब कौन सी आएगी वो डिस्कस करते हैं। इन सेंटेंसेस को देखिए, कहीं सब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है, कहीं ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है, ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ कौन सी आती है। टू भी इन्फिनेटिव है, ठीक है, और उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वुडेंट वांट टू बी ही, ठीक है, मैं उस जैसा नहीं होना चाहती, आई वुडेंट वांट टू बी ही, ठीक है। तो यहाँ पे टू बी से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसलिए कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू गेस्ड हिम टू बी मी, ठीक है। तो अब इससे पहले प्रोनाउन आ रहा है, कौन सी फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए आगे इधर भी कौन सी फॉर्म होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यू गेस्ड हिम, क्योंकि गेस का एक्शन किसने परफॉर्म किया, यू ने, तो हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी कौन सी फॉर्म होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, मी। नेक्स्ट देखिए, आई नो द मैन टू बी हिम, आई नो द मैन, ठीक है। तो यहाँ पे नो का एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, आई, तो मैन कैसे यूज हुआ है, एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आगे भी कैसे यूज होगा, एज ऑब्जेक्ट, टू बी हिम। इसको जो हमने अभी इन्फिनेटिव वाला रूल किया उससे कंफ्यूज नहीं करना। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हम इधर भी नाउन प्रोनाउन हो, आगे हमने प्रोनाउन यूज़ करना हो, इधर नाउन या प्रोनाउन हो, उधर हमने ऐसे यूज़ करना हो। देखते हैं, चलिए। इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है, एक ही बार यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन तो नहीं है, डायरेक्ट इधर है, ठीक है, एक ही बार यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ही है प्रोनाउन, ठीक है। इधर ऐसा कुछ तो नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन, दिस इज़ अ स्पेशल केस। वैसे इन्फिनेटिव के बाद में प्रोनाउन अपनी कौन से केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, बट टू बी के केस में ऐसा नहीं है। अगर इससे पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ठीक है। और अगर उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, और वो कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, इसीलिए आगे प्रोनाउन भी कौन से केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो समझ में आया आपको, इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद में और पहले प्रोनाउन हमेशा अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। बट टू प्लस बी जिसका मतलब होता है होना, उसके केस में अगर टू प्लस बी से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो सब्जेक्टिव फॉर्म। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, इसीलिए आगे फर्दर जो प्रोनाउन आता है वो भी कौन सी फॉर्म में होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। समझ में आया? तो इसके लिए अगर कन्फ्यूज़न हो सकती है तो सच है इसके साथ हो सकती है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल किया था, सच एज के केस में हमने बोला था कि प्रोनाउन अपने
सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे शी वुडंट मैरी अ मैन सच एज ही। यहाँ है आई नो द मैन टू बी हिम, शी वुडंट मैरी अ मैन, वहाँ पे भी तो अ मैन जो था वो कैसे था, एज ऑब्जेक्ट, पर फिर वहाँ पे आगे फर्दर ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे थे। सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं देंगे ना, सब्जेक्टिव फॉर्म में देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता। सेम विद सच एज का मतलब है फॉर एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम्पल जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं देंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में देंगे। तो ये थे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव केस से रिलेटेड रूल्स। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना सा पॉइंट याद रखना है कि अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म होगी, ठीक है, अगर वर्ब के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां डिस्कस करेंगे इन रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो बी प्रिपेयर्ड, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। और जाने से पहले, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, पर हौसले कहते हैं देख लेंगे। बाय।